अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद जान चकजई के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुरे शहवार। आज हम सबसे पहले उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जी हां, अफगानिस्तान। तर्जुमान पेंटागन का ये कहना है कि वो ना सिर्फ अमेरिका तालिबान पे जो है ड्रोन हमले की वो रखता है, बल्कि उसके अलावा उनका ये भी इरादा है कि वो तालिबान को बताना गैर जरूरी करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब चाइना का मुसलसल अमेरिका पर यह दबाव है कि वो जो है अफगानिस्तान के जितने भी एसेट्स जो कि उन्होंने फ्रीज किए थे उसको रिलीज करें। तीसरी हमारे पास अहम खबर इस प्रोग्राम में ये है कि जो है हम अफगान तर्जुमान का ये कहना है कि चार ममालिक जिनमें कि ईरान, पाकिस्तान, रूस और जो है चाइना शामिल हैं, वो अफगानिस्तान की हुकूमत को मानने के लिए तैयार हैं। जबकि चौथी और अहम खबर हम अपने प्रोग्राम में ये शामिल करेंगे इंटरनेशनली, वो ये है कि इंडिया और अमेरिका उनका क्या रद्द अमल है अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले से। जबकि नरेंद्र मोदी और जो है जो बाइडेन की अभी 2-3 दिन पहले ही मुलाकात हुई है। इस हवाले से हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर तज्जियाकार जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, जान अचकजई साहब। उनसे हम जानेंगे इस तमाम खबरों का खुलासा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आज वाकई आपने बहुत से अहम टॉपिक्स जमा किए हैं और आज का ये डिबेट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जी सर, बिल्कुल। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो पेंटागन के तर्जुमान ने जो कहा है कि एकदम से उन्होंने इतनी बड़ी न्यूज जो है मार्केट में फेंक दी है कि अमेरिका का जो इरादा है वो है अफगानिस्तान पर ड्रोन हमलों का, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए अमेरिका के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से वो अफगानिस्तान में माज़ी करीब में कार्रवाइयां करते आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं काउंटर टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ उनके पास जो टूल्स हैं वो ड्रोन हमलों का है। ड्रोन हर वक्त अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा माजी में भी पाकिस्तान के खिलाफ भी ड्रोन हमले होते आ रहे हैं। और इसी तरह भी जब वो काबुल से निकल रहे थे तो उस वक्त भी ड्रोन हमले हुए हैं। तालिबान के साथ कई हद तक तो अमेरिका की कोऑर्डिनेशन है, अमेरिका के ताल्लुकात हैं, अमेरिका के डायरेक्ट उनके साथ कम्युनिकेशन लाइन है। लेकिन फौजी लिहाज से शायद ये कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर कोई ऐसा वैल्यू टारगेट हो उनकी इतला तालिबान तक पहुंचे और तालिबान उनको इतला दें। लेकिन बहरहाल एक चीज पे तालिबान और अमेरिका का इत्तेफाक राय है, उनकी कन्वर्जेंस है, और वो ये जो दाइश के लोग अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद है उनके खिलाफ अमेरिका और तालिबान एक पेज पे हैं। बल्कि माजी में भी तालिबान के साथ अमेरिका ने मदद की थी दाइश के खिलाफ। ऐसा भी था कि उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन इस तरह किए थे कि जब तालिबान ने नंगरहार के इलाके में, नंगरहार वो सूबा है जो पाकिस्तान के करीब है, जब दाइश के खिलाफ कार्रवाई तालिबान ने लॉन्च की थी तो ड्रोन हमलों में अमेरिका ने तालिबान की मदद भी की थी। तो ये इस हद तक तो पब्लिक प्रोनाउंसमेंट, एक ऐलान है, लेकिन अमली लिहाज से भी तालिबान और अमेरिका की एक ताउन मौजूद है, बिलखसूस अस्करी लेवल पे। तो यहाँ पे भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बयान की हद तक तो ठीक है, लेकिन दाइश के खिलाफ तालिबान और अमेरिका की जो माजी एक करीब में एक ताउन रहा है वो आइंदा भी जारी रहेगा। इन्होंने जो बयान दिया है, लेटेस्ट जो इनका बयान आया है तर्जुमाने पेंटागन का, उसमें कहीं पे भी इन्होंने दाइश का नाम मेंशन नहीं किया। इन्होंने जिस तरह से कहा हम अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला करेंगे, तो क्या ये दोनों ममालिक के दरमियान मतलब कोई क्लैशेस नहीं लेकर आ सकता इनका इस तरह का बयान, क्योंकि अभी जिस तरह से जिस मोड़ पे अभी अफगानिस्तान और अफगान हुकूमत खड़ी हुई है? देखिए, जिस तरह मैंने इशारा किया कि अमेरिका और तालिबान का एक मुश्तरका नुक्ता है वो दाइश के खिलाफ कार्रवाई है। दाइश तालिबान को मुर्तद समझती है और तालिबान दाइश को खवारिज समझते हैं। काबुल में अभी जो वाकयात हुए थे, बिलखसूस जब अमेरिकन फौजी काबुल एयरपोर्ट में बैठे हुए थे, आपको याद है 14 के करीब तकरीबन 13 के करीब अमेरिकन कमांडोज हलाक हो गए थे और तकरीबन 34 के करीब तालिबान के कमांडर्स जो है उस वाकये में हलाक हो गए थे और दाइश ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। तो
अमेरिका इस वक्त तालिबान के साथ अगर किसी भी नुक्ते पे उनकी एक इत्तेफाक राय है तो दाइश के खिलाफ कार्रवाई है। तो उर्दू में अंग्रेजी की एक मिसाल है कि आपका दुश्मन मेरा दोस्त, तो बिलखसूस दोनों कुव्वतों का दुश्मन दाइश है और दाइश के खिलाफ अमेरिका चाहेगा कि तालिबान के साथ मिलकर कार्रवाई करे। और तालिबान की भी अमली जरूरत है कि अमेरिका को दहशतगर्दी के खिलाफ, दाइश के खिलाफ अमेरिका को ऑन बोर्ड रखे, उनके साथ ताउन जारी रखे और इस तरह तालिबान एक डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का जो उनका हदफ है, उनका मकसद है, उसकी तरफ बढ़ सके। अच्छा सर, ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब एक मतलब उस चीज़ को देखें, अफगानिस्तान को जो है सिर्फ और सिर्फ चार ममालिक मान रहे हैं एज पर तर्जुमान अफगानिस्तान। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान, रूस, ईरान और चाइना मानने को तैयार है, इनकी हुकूमत तस्लीम करने को तैयार है, लेकिन मगरबी तमाम ममालिक जो हैं वो इस अफगान हुकूमत के खिलाफ है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि रिकग्निशन या सफारती लिहाज से कबूल करने के तीन तकरीबन अशकाल हैं, शक्लें हैं। फुल रिकग्निशन का मतलब है कि एम्बेसी में उनका नुमाइंदा बैठा हो, जहां पे ये ममालिक हों, वो फुल प्रोटोकॉल के साथ फॉरेन ऑफिस के साथ मुंसलिक हों, ये फुल रिकग्निशन है। और ताउन डिप्लोमेटिक, माशी, अस्करी, दूसरे हवालों से जारी रहे। अभी तक किसी भी मुल्क ने फुल रिकग्निशन तालिबान को नहीं दिए, लेकिन पार्शल रिकग्निशन जिसे कहते हैं या नीम रिकग्निशन, वो है बिलखसूस पाकिस्तान का है, ईरान का है, रशिया का और सऊदी अरब का, सॉरी चाइना का, जिस तरह आपने इशारा किया। यानी उनके एम्बेसीज खुले हैं। बाकी जो मजार शरीफ और जलालाबाद और खंडार के अहम शहर है, वहां पे काउंसलेट का काम कर रहे हैं इन ममालिक के। इसी तरह उनके जो बाकी मामलात है तिजारत के हवाले से, वो तालिबान के साथ जारी है। बॉर्डर्स पे अभी आपने देखा काजाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे ये बात भी उजागर हुई थी कि इस वक्त जो ट्रक डॉक्टर अशरफ गनी के दौर में तकरीबन 23 घंटे में तोरखम से दोशंबे यानी ताजिकिस्तान का जो मरकज है पहुंचता था, आज वो 17 घंटे में पहुंच जाता है। और तालिबान उन ट्रक ड्राइवरों से भी पूछते हैं कि किसी ने तो आपको तंग नहीं किया, किसी ने रिश्वत तो नहीं ली। तो तालिबान ने इस हद तक तिजारती लिहाज से भी अमन कायम किया है और जो स्पीड है तिजारत की अफगानिस्तान के साथ, सारे ममालिक के साथ, वो बहुत बढ़ चुकी है। तो मामलात काफी हद तक ये एक दरमियानी सतह है जिसे आप कहते हैं। लेकिन जो मगरब की एंगेजमेंट है वो भी है। मगरब में बिलखसूस अमेरिका, जिस तरह मैंने कहा कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से तालिबान के साथ मसरूफ पेकार है, उन्होंने एक हद तक तालिबान के साथ जो उनकी दुआ ऑफिस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, लिंक्स हैं। इसी तरह यूरोप में भी जर्मनी ने कहा है कि हमें तालिबान के साथ एंगेजमेंट के लिए एक तरीकाकार अपनाना होगा। इसी तरह फ्रांस भी, बरतानिया भी चाहेंगे कि किसी लिहाज से तालिबान जो एक डिफेक्टो हुकूमत है उनके साथ कोई रवाबित रखे, क्योंकि रवाबित के बगैर उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात है वो सिक्योर नहीं होंगे। लिहाजा एक हद तक तालिबान के साथ उनको एंगेज रखना, अपने आप को एंगेज रखना उनकी भी मजबूरी है। लेकिन क्या फुल रिकग्निशन, वाकई फुल रिकग्निशन का जो गोल है वो अभी तक नहीं आया। जी सर, आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में तमाम मगरबी ममालिक जो है अफगानिस्तान में जो है ये तालिबान हुकूमत ये तस्लीम कर लेंगे? अगर करेंगे तो आप क्या समझते हैं कितना अरसा लगेगा? देखिए, पहली बात यह कि अमेरिका चाहेगा, मगरब चाहेगा कि तालिबान पर प्रेशर रहे, लेकिन तालिबान को इंगेज भी करें। काउंटर टेररिज्म के हवाले से इस रीजन में जो उनकी मुश्किलात है उसमें तालिबान अपना यानी ताउन के हवाले से हिस्सा डाले, उनकी ये ख्वाहिश है। क्योंकि अब किसी भी मुल्क के पास इतनी एनर्जी नहीं है, टेंशन नहीं है, वसाइल नहीं है कि एक दफा फिर 9/11 की तरह सूरत हाल हो और फिर अमेरिकन और दूसरे जो है फोर्सेज नेटो के वो अफगानिस्तान आए और दहशतगर्दी का मुकाबला करे। अमेरिका इस वक्त चाहता है कि उसकी तमाम तवज्जो यूरोप को मिला के चाइना के खिलाफ जो उनकी स्ट्रेटेजी है उस पर फोकस किया जाए। लिहाजा अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म के हवाले से उनकी कमिटमेंट वो नहीं है जो 9/11 के बाद थी। तो वो चाहेंगे कि रीजनल ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, उनके साथ मिल के अफगानिस्तान में जो काउंटर टेररिज्म के मफादात है उनको अचीव करें। इसी तरह वो चाहेंगे तालिबान के साथ भी उनकी कोई तरीक़ाकार हो, कोई निज़ाम मुलाकात हो, कोई कोऑर्डिनेशन हो, ताकि बिलखसूस अलकायदा और
दाइश के खिलाफ जो उन्हें तशवीश है वो रफा हो, और अमली लिहाज से अगर इन्हें कार्रवाई करनी पड़े तो काइनेटिक लिहाज से तालिबान उसमें हिस्सा डाले। लेकिन ये इसलिए अभी मुश्किल नजर आता है कि क्योंकि तालिबान के लिए इंसेंटिव होना चाहिए। अगर अमेरिका ने बिल्कुल तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया आइंदा महीनों में, तो तालिबान को कोई फायदा नहीं है कि वो अमेरिका के साथ अमली ताउन करें। लिहाजा अमेरिका भी ये समझता है कि तालिबान एक मसलर डिप्लोमेसी शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जिस तरह अभी चाइना जो है अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है कि वो अफगानिस्तान के जो एसेट्स उन्होंने फ्रीज किए थे उन्हें रिलीज करें, आप नहीं समझते कि इन हालात में ये शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने वाली बात ये जो है करें इस वक्त चाइना, मतलब वो है कि बिल्कुल अफगानिस्तान कोई दूसरा मुल्क है, उसके लिए चाइना अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है कि इनके एसेट्स रिलीज करें। आपका क्या कहना है सर इस हवाले से? चाइना चाइना तो चाहेगा कि अफगानिस्तान में जो चाइनीज मफादात है दो अहम है उनको सिक्योर करें। चाइना की ख्वाहिश है कि जो आयरन ओर है, जो रेयर मादनियात हैं, उस तक रसाई हो। दूसरी बात ये कि चाइना का जो सूबा है सिंकियांग, उसमें सिक्योरिटी के लिहाज से कोई खदशा ना हो। जो सिंकियांग फोकस अस्करियत पसंद ग्रुप्स अफगानिस्तान में हैं या तालिबान के साथ मिलकर उन्होंने कोई काम किया है, तालिबान उनका कला कमा करें। ये दो बुनियादी मकासद है। लेकिन अच्छा, चीन ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका का जो बर्डन अफगानिस्तान में है वो उठा सके। चीन के पास इतने वसाइल नहीं है, ना वो चाहेगा कि सिक्योरिटी के हवाले से जो अमेरिका अफगानिस्तान में रहा है जो किरदार उसको वो अदा करे, या माशी एतबार से अमेरिका ने, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान का जो बजट था, जो डेवलपमेंट बजट, वो तकरीबन कोई 5-6 अरब डॉलर हर सालाना उनकी कंट्रीब्यूशन थी। और जो अफगान फौज थी उनके लिए भी अमेरिका का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 6 से 5 बिलियन डॉलर रहा है। और खुद अमेरिकी जो फौज और नेटो की फौज थी उनके भी तकरीबन यहाँ पे 10 बिलियन से डॉलर से ज्यादा खर्चा आया है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ये बर्डन, ये बोझ अपने जिम्मे ले। चाइना चाहेगा कि ये बोझ कोई और ले, और उनके मफादात बहुत कम खर्च पे जो है वो अफगानिस्तान में हासिल हों। तो इसलिए चाइना चाहता है कि अमेरिका ने जो इस वक्त उनके वसाइल फ्रीज किए हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान के, वो रिलीज करें। लेकिन बहरहाल अमेरिका अपने अंदाज से ये जो सैंक्शंस हैं या पाबंदियां हैं वो एक कुछ लो और कुछ दो के बराबरी की बुनियाद पे ही उठाएगा। अगरचे तालिबान और चीन में कोई तालिबान और ईरान में कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक ईरान पे जो पाबंदियां लगाई हैं वो अभी तक माशी एतबार से नहीं उठाई। तो तालिबान का भी मुझे नजर आ रहा है कि बहुत मुस्तकबिल करीब में जो इक्तिसादी पाबंदियां अमेरिका की तरफ से होंगी, जिसमें बिलखसूस एक्सचेंज रिजर्व्स का रिलीज ना करना, ये जारी रहेंगी नेक्स्ट ईयर भी। ओके सर, ये बताइए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है अमेरिका था, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने दौरा किया था अमेरिका में, जो बाइडेन से उनकी मुलाकात रही थी, वो आप क्या समझते हैं कि कितना फायदेमंद रहेगा वो? देखिए, उसमें जहां तक मैंने फॉलो किया कोई खास बात हमें नजर नहीं आई। जो एलामिया था उसमें इंडियन जो बगले बजा रहे हैं या खुशी का इजहार कर रहे हैं, उसमें एक जुमला था कि काउंटर टेररिज्म और दहशतगर्दी की जो प्रॉक्सी तंजीमें इस खिते में हैं, उस हवाले से दोनों ममालिक मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। लेकिन बाकी एतबार से कोई यानी पेशरफ नहीं हुई, चाहे वो होमलैंड के नाम, होमलैंड सिक्योरिटी के नाम पे अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात हैं, चाहे वो क्वाड के हवाले से चाइना के खिलाफ जो अमेरिका की ख्वाहिश है कि इंडिया किरदार अदा करे, और इसी तरह जो डिफेंस रिलेशंस हैं उसमें भी हमें कोई यानी पेशरफ नजर नहीं आई है। जो अहम चीज है वो ये, हिंदुस्तान चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात के तनाजुर में जो किरदार क्वाड में ऑस्ट्रेलिया का बन रहा है, तो हिंदुस्तान भी चाहता है कि अमेरिका हिंदुस्तान का जो रोल है वो रिकग्नाइज करे, और उनको जो जरूरत है अस्करी एतबार से, चाहे वो हवाई यानी उनकी मदद हो हवाई फोर्सेस की, चाहे वो जमीन पे हो चाहे वो समंदर में हो। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अहम मुआहदा हुआ है उसमें बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट जो अब्दोज दिए गए हैं अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को, वो यानी इंडिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इंडिया ने अगर चाइना का मुकाबला करना है तो इन्हें एटमी जो असलहा और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अमेरिका ही से मिल सकता है। तो इस हवाले से हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की ख्वाहिश है, लेकिन जो ताल्लुकात अभी अस्करी हवाले से, फौजी लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बने हैं, अभी तक नहीं बन सके इंडिया और अमेरिका के। तो मैं समझता हूं कि ये पीआर के लिए दौरा था। ये चाहते थे वज़ीर आज़म मोदी के दुनिया को मैसेज जाए कि जो बाइडेन उनके साथ करीब हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मुज़ाकरात जब हो रहे थे तो वॉइस जो प्रेसिडेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, उनके और मोदी के मुज़ाकरात हुए हैं। बहरहाल बहाना जो भी था, मोदी डायरेक्ट उनसे नहीं मिले, बाद में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिले। तो जो बाइडेन और मोदी की अभी तक केमिस्ट्री हमें नजर नहीं आती। आपको याद होगा जब मोदी वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपनी तमाम सियासी कैंपेनिंग में मदद ट्रंप की थी। उन्होंने ऑडी के नाम से एक बहुत बड़ा जलसा भी किया था। जो एक्सपाट्रिएट इंडियंस थे उन्हें कहा था कि आपने ट्रंप की मदद करनी है। तो जो बाइडेन को ये भी याद है कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हिंदुस्तान ने ट्रंप की अपने यानी कोर्ट में तमाम अंडे जो है उंडेल दिए थे। इसलिए मैं नहीं समझता कि अभी तक उनकी ये केमिस्ट्री बन सकी है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से हो। ठीक है, चाहे पर्सनल लेवल पर हो, चाहे दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से हो। सर, मैं आपसे आगे भी इस हवाले से बात करूंगी, मगर प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। व्यूअर्स कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए स्टार न्यूज़। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमने ब्रेक से पहले जो है काफ़ी डिटेल में जो हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जान अचकज़ई साहब थे उनसे बात की थी रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान के इशू पे, चाइना के इशू पे, और इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के हवाले से कि उनका क्या रद्द अमल है अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हवाले से। अभी हम बात करेंगे हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ को लेके, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन बसेस। जो कराची में तकरीबन 40 बसेस अभी आई हैं, चाइना से हमने बसेस मंगवाई है, मगर बसेस तो आ गई हैं। अभी आपस में जो इतने मसले मसाइल चल रहे हैं कि असद उमर साहब का ट्वीट आया जिसमें उनका ये कहना था कि ये हमारे एफर्ट्स थे जिसकी वजह से इतनी सारी बसेस हमने यहाँ पे मंगवाई चाइना से, मगर साथ ही साथ जुबैर उमर साहब का फौरन से ट्वीट आ गया। उन्होंने ये कहा कि भाई हमने 2017 में जो है इन तमाम बसेस पर जो है 80% काम मुकम्मल कर लिया था। तो ये जो क्रेडिट है ये पीटीआई गवर्नमेंट को नहीं जाता, ये जाता है पीएमएलएन को। दूसरी खबर हम अपने प्रोग्राम में डोमेस्टिक शामिल करेंगे कि आज जो मुराद सईद और चौधरी फवाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस पे उन्होंने जो पीएमएलएन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं वो क्या थे और क्या बेसिस थी, किस वजह से जो है उन्होंने इतने ज़्यादा जो है इतनी सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए पीएमएलएन के हवाले से। और तीसरी खबर हम जो शामिल करेंगे वो ये होगी कि जो इस वक्त नवाज ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाएगा और पार्टी कारकुनान किस कश्मकश का शिकार हैं। जी हम दोबारा जो है बात करेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जान अचकज़ई साहब से कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। है अगर मैं कहूँ कि पीएमएलएन ने इस पे सियासत की है, उन्होंने इस मंसूबे पे कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। कराची एक यतीम शहर है। पीएमएलएन जब आई उन्होंने लाहौर पे फोकस किया, उन्होंने तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो लाहौर में लगाए। जो सीपा के हवाले से जो वेस्टर्न रूट था उस पर भी कंट्रोवर्सी पैदा की और वहाँ पे भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की। एक बड़ा मोटरवे जो डीआई खान का मोटरवे है, वो इस्लामाबाद डीआई खान, वो भी मौलाना फजल रहमान की यानी भरपूर एहतजाज के बाद पीएमएलएन ने उस मंसूबे को शामिल किया। तो कराची के हवाले से तारीखी लिहाज से भी पीएमएलएन का किरदार शर्मनाक है। आज जो जुबैर साहब ने बात की है, एक संजीदा आदमी है, वो उनके एक अच्छे लीडर है पीएमएलएन का, लेकिन मैं समझता हूं कि कराची के हवाले से उनकी लिप सर्विस ही रही है। पूरे सिंध में कराची समेत पीएमएलएन ने कोई खास इंटरेस्ट अपने दौर में शो नहीं किया और इस शहर को बेसिकली पीपल्स पार्टी के हवाले ही रखा और कराची को
एमकेएम के हवाले रखा। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई ने का किरदार भी शर्मनाक है। उन्होंने भी कराची से वोट लिए, फिर मुंह मोड़ लिया। कराची में पीटीआई की एमकेएम के बाद नुमाइंदगी आप सबके सामने है। कराची शहर ने मैंडेट दिया था पीटीआई को, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई ने इंटरेस्ट दिया है, वो कोई कुछ भी कहे, इनके जो भी दावे हैं, कोई खातिर खान नहीं है। बस का ये मनसूबा इन्होंने करना था, क्योंकि एक हद तक इसकी फिजिबिलिटी हो चुकी थी और इन्होंने वादे इतने किए थे 3 साल में कि हम कराची का ये मनसूबा आगे बढ़ाएंगे। तो अब जाके तकरीबन 3 साल के बाद ये इन्होंने कोई 50 बसों की मंजूरी दी है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कराची ने पीटीआई को वोटों से नवाजा था, एमक्यूएम के वोटों को कम किया, जिस तरीके से उन्होंने बाकी पार्टियों को रिजेक्ट किया था कराची के वोटर्स ने, पीटीआई को इस एतमाद पे पूरा उतरना चाहिए था। कराची में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने इग्नोर किया शहर को, इसी तरीके से पीटीआई ने भी इग्नोर किया। पीटीआई की ये बात में समझ आने वाली है कि सूबाई हुकूमत उनके पास नहीं है, लेकिन मरकजी हुकूमत के तमाम वसाइल पीटीआई के पास हैं। उन्होंने कभी भी इस मेगा सिटी को, जो पाकिस्तान का लाइफ लाइन है, जो 70% टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है, जो पोर्ट सिटी है, पाकिस्तान के हर हिस्से में जो भी इंपोर्ट पहुंचती है वो कराची से होके पहुंचती है। रोड नेटवर्क ये इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे लेबर का इशू यहीं पे होता है, टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में कराची सबसे आगे है। तो मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन ने भी, पीटीआई ने भी कराची को एक यतीम शहर माना है और इनकी कमिटमेंट भी इसी तरह है कि चूंकि हमें मैटर करता है लाहौर, मैटर करता है जीटी रोड की सियासत, इसलिए दोनों सियासी पार्टियों ने बदकिस्मती से कराची को इग्नोर किया है। लिहाजा आज की जो भी दावे हैं वो कॉस्मेटिक हैं, वो कोई खास कमिटमेंट इनकी शो नहीं करता। भले पीटीआई इसका क्रेडिट ले, भले ये मनसूबा जो है ये कहें, मनसूबे तो इन्होंने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ओन नहीं किए थे। इन्होंने कहा इसमें करप्शन हुआ है और पीएमएलएन को इस हद तक तो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रोड के मंसूबे बनाए, मोटरवे बनाए, बिजली के कारखाने बनाए, लेकिन पीटीआई ने इसी मंसूबों को ओन करके, यानी आम आदमी के अल्फाज में चोरी करके अपनी तख्ती लगाने की कोशिश की है। तख्ती लगाने की कोशिश की। लेकिन सर आप नहीं समझते कि अभी कुछ अच्छा होने जा रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि कराची को बिल्कुल यतीम शहर इन्होंने समझा था, अभी कुछ अच्छा होने जा रहा है। मतलब बसेस 40 ग्रीन बसेस जो है अभी चलेंगी कराची में, जिसमें जो कैपेसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन डेली जो है 1.5 लाख मुसाफिर इसमें पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल करेंगे। अब अच्छा कुछ होने जा रहा है। इस पर जुबैर उमर साहब का इस तरह से ट्वीट, आप मतलब समझते हैं कि उनको ये चीज अभी करनी चाहिए थी? देखिए, जो भी ये लोग क्रेडिट लेना चाहें, लेकिन ये शर्मनाक है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, वसाइल पैदा करने के हवाले से सबसे आगे शहर है, वहां पे कोई मेट्रो बस नहीं है, कोई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, जबकि मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पिशावर, वहां पे बीआरटी है, मोटरवेज है, वहां पे अंडरग्राउंड है, वहां पे दूसरे बड़े मंसूबे हैं। तो आपको चाहिए था इन दोनों सियासी पार्टियों को कि वो कराची को पे तवज्जो देते। यहाँ पे सबसे पहले अंडरग्राउंड होना चाहिए था, सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन और रेड बसेस होनी चाहिए, बीआरटी यहाँ बनना चाहिए था। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वोटर्स की हिसाब से वो देखते हैं कि हमें ज्यादा वोट्स कहाँ मिलें, ज्यादा सीट्स कहाँ मिलें, लिहाजा ये बदकिस्मती है कि कराची आज दोनों पार्टियों की प्रायोरिटी के हवाले से बलूचिस्तान की तरह नेग्लेक्टेड है। जी। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुराद सईद साहब की और चौधरी फवाद साहब की, और इतने जो इन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो है पीएमएलएन ने बहुत ज़्यादा अपना कारोबार किया है रोड के ग्रीन बसेस को लेके, ऑरेंज लाइंस को लेके, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? साथ ही साथ वो जो कह रहे हैं कि अभी इमरान खान ने जो है किसी किस्म का कर्जा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो है कंटिन्यू कर्जे लेके अपने इस प्रोजेक्ट को जो है किया था, और वो कर्जे भी उन्होंने आवाम के लिए नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, उन्होंने अपने लिए लिए थे। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, काश पीटीआई करप्शन के दौर में करप्शन खत्म होता, यहाँ पे मंसूबों में स्पीड मनी और सीड मनी नहीं लिया जाता, यहाँ पे जो पटवारी निज़ाम है वो तब्दील हो जाता, पुलिस के निज़ाम और अदलिया का जो लोअर कोर्ट से करप्शन का खात्मा होता, तो हम मान लेते कि वाकई इन्होंने करप्शन खत्म किया और ये लीस्ट करप्ट लोग हैं। लेकिन अभी अगर हम कंपेयर करें बाकी पीएमएलएन के साथ, तो जो इल्जाम उन पे लगा रहे हैं यही इल्जाम इन पे लगाए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो
रिपोर्ट है वो हम सबके सामने है। तो मैं समझता हूं कि परसेप्शन की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक तो ये बातें ठीक है, लेकिन आज भी सीट्स, नौकरियां, ट्रांसफर पोस्टिंग्स, इसी तरह बिकाऊ माल है जिस तरह माजी में होता आ रहा है, इसी तरह जो बड़े मंसूबे हैं उसमें भी सीड मनी और स्पीड मनी ली जाती है। यही ब्यूरोक्रेट्स हम लोग हैं जो मंसूबे तकसीम करते हैं, यही लोग हैं। अब मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता, बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन पीटीआई का यह दावा कि हमने करप्शन खत्म की है वो बिल्कुल सही नहीं है। इनका यह दावा कि करप्शन हमारे दौर में कम हुई है, अब इस पे जुरी आउट है। मेरे पास ऐसे आदाद शुमार नहीं है, ना इनके पास ऐसे आदाद शुमार है। करप्शन बड़े मंसूबे में होती है, स्पीड मनी, सीड मनी, दोनों तरीकों से करप्शन होती है। अभी पहली दफा 3 साल में एनएचए ने बड़े मंसूबे दिए हैं, पीटीआई गवर्नमेंट ने बड़े डेवलपमेंट के मंसूबे लॉन्च किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोडों के, सड़कों के। अब हमें इस साल देखना है कि उसमें करप्शन का रेशो क्या रहता है, लेकिन करप्शन के बगैर पाकिस्तान में आपको मालूम है कोई भी बड़ा मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता। मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन सर, अगर पीटीआई के ओहदेदारान से बात की जाती है, उनका हमेशा यही जवाब होता है कि 70 से 72 साल का जो गन कचरा है उसको साफ करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अच्छा, ये बहाना तो दिल को बहलाने के लिए ठीक है, लेकिन इनके पास ना सलाहियत है, ना इनके पास टीम है, ना इनकी कमिटमेंट है। जो लोग इनके साथ हैं वो वही लोग हैं जो माजी में किसी भी तरह से सियासी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। यही इलेक्टेबल्स इनके साथ थे, अभी हैं और रहेंगे। लिहाजा जो साफ सुथरी टीम उन्होंने देनी थी वो देने में नाकाम हो गए। जो आइडियल्स, जो ख्वाब इन्होंने दिखाए थे वो अभी तक तो उसमें कामयाब नहीं हुए। मेरी ख्वाहिश है, हर आदमी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर हो, लेकिन अगर आप समझते हैं कि बुजदार साहब जो है अच्छे गवर्नेंस के दाई हैं, वो वाकई पंजाब में बेहतरीन गवर्नेंस के अलंबरदार हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा झूठ होगा, ये मुनाफकत होगी, ये सियासी जुगतबाजी होगी। अगर आप मुझे पंजाब में गवर्नेंस की लीडरशिप के लिए बुजदार साहब बेच रहे हैं तो आप बिल्कुल आप अपने लोगों से मुखलिस नहीं हैं। अपने लोगों से मुखलिस नहीं है। अच्छा सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी शरीफ फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में जो इतने तनाज़ात चल रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने जो शहबाज शरीफ है उसको अंकल कहने के बजाय बाकायदा नाम से पुकारना, नाम से मुखातिब करना शुरू कर दिया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बदकिस्मती से पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में किस तरह सियासत जो है 4 फैमिलीज की मरहून मिन्नत है, फिर उसके बाद जो लेगेसी उनके बच्चों की बनती है, किस तरह नई लीडरशिप जो है उसी लेगेसी को आगे ले जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो जमहूरियत के नाम पे गेम और खेला जाता है वो प्लूटोक्रेसी है, वो 4 खानदानों की लिमिटेड कंपनी की मरहून मिन्नत है। हैविंग सेड दैट, नवाज शरीफ के खानदान में भी ये लड़ाई तकरीबन अरूज को पहुंच चुकी है। नई लीडरशिप, नई नस्ल जो है वो नए तरीके से नवाज शरीफ की सियासी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वो पीएमएलएन के रोह रवा हैं, लीडर हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मरियम नवाज ने एक करिस्मेटिक लीडर के तौर पे यानी वो उभर के सामने आई है, लोगों को वो अपनी तरफ उन्होंने मुतवज्जा किया है, क्राउड पुलर है। उन्होंने काफी हद तक जो है नून लीग की एक खिला जो थी नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद मुल्क से वो फिल की है। इसके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे मुंतजिम आला तो हो सकते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हो सकते हैं, लेकिन एज के उस स्टेज में है कि शायद ही उनको मौका मिले। वो लेग पुलर नहीं है, वो क्रिस्मेटिक लीडर नहीं है, लिहाजा उनका जो सॉफ्ट पैडल है वो कंप्रोमाइज और प्रो इस्टेब्लिशमेंट एक स्टांस तो हो सकता है, लेकिन अवामी पल्स पे उनका हाथ नहीं है, नब्स पे उनका हाथ नहीं है। जीटी रोड में आज भी अगर कोई वोट पुलर और वोट पुलर और मास पुलर है, क्राउड पुलर है, वो मरियम नवाज है। इससे हम इत्तेफाक करें, इत्तेफाक ना करें, ये एक रियलिटी है। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ भी आगे जाके मरियम नवाज को ही पार्टी हैंड ओवर करेंगे। हमजा शहबाज एक चंद महीने के एक लीडर के तौर पे तो उभर सकते हैं, लेकिन मास लेवल पे उनकी वो पजीराई नहीं होगी। आपको मालूम है पाकिस्तानी सियासत में चेकमेट करने के लिए आज भी पंजाब में चौधरी खानदान है, सिंध में जीडीए है, तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे शहबाज शरीफ तो एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आइंदा हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगा डाउन द लाइन, मैं नहीं कहता कि आइंदा आने वाली हुकूमत
2023 में अगर ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करती है। इसके बाद मैं समझता हूं कि जीटी रोड में अगर कोई सियासी हुकूमत बनाने की पोजीशन में या कैपेसिटी उनकी है तो वो पीएमएलएन की होगी और वो मरियम नवाज की होगी, चाहे हम वी लव इट और वी हेट इट। ओके सर, लेकिन ये बताइए मरियम नवाज क्या अपने फादर की तरह जगह बना सकेंगी पार्टी में? देखिए, पार्टी में तो अब भी जो कैडर है, जो वर्कर है, वो मरियम नवाज के साथ जुड़ चुका है। मरियम नवाज ने कारकुनों को यानी अपनी तरफ माइल किया है। अगर कोई सियासी लीडर अपने कारकुनों को यानी उनका तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहता है, कमिटेड कारकुनों को इन्फ्लुएंस करता है, तो उस लीडर को आप मार नहीं सकते सियासी लिहाज से, उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। यही इमरान खान के बारे में भी मशहूर है। इमरान खान पे आप जितना भी तनकीद करें, इमरान खान का एक कारकुन बन चुका है, उनका एक कैडर बन चुका है। अगर वो इस वक्त कारकर्दगी के बुनियाद पर उनकी हुकूमत गिरती भी है तो उनका फ्यूचर है, उनका सियासत में एक मुस्तकबिल में एक रोल है। इसी तरह मरियम नवाज ने कारकुनों के साथ उनका एक ताल्लुक बन चुका है, उनका एक क्रिज्मेटिक लिंक बन चुका है। तो जिस पार्टी में जिस लीडर ने भी कारकुनों के साथ उनका एक रिश्ता जुड़ चुका है, बन गया है या बनाया है, उसको सियासी लिहाज से यानी न्यूट्रलाइज करना बड़ा मुश्किल है। ओके सर, मुझे ये बताइए अभी जिस तरह से इनकी फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, माजी में भी ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स इनके दरमियान देखे जाते थे, तो क्या आप समझते हैं कि दोबारा से ये लोग वैसे ही रिश्ते में जुड़ सकेंगे जिस तरह पहले थे? मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को यानी वो इस हद तक रिस्क लेंगे कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी में वो फैमिली को स्प्लिट करेंगे। उसके बाद जो है वो कोशिश करेंगे अपना एक दड़ा बनाने की, और मरियम नवाज के साथ वो चल नहीं सकते। वो पैलेस की साजिशें हैं, जो बैकडोर चैनल्स हैं, उसको इस्तेमाल करके इक्तदार में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अवामी सतह पे उनकी पजीराई जिस तरीके से मरियम नवाज को हासिल है वो हासिल नहीं होगी। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ को भी यही अंदाजा था, इसलिए उन्होंने मरियम नवाज को आगे किया है। तो अभी जहां तक वोट बैंक का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ का वोट बैंक नहीं है, करिज्मेटिक लीडर वो नहीं है, लेग पुलर वो नहीं है, कारकुन उनके साथ नहीं है। चंद इलेक्टेबल्स हैं जो सख्त पोजीशन या सख्त बयानिया अडॉप्ट करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस पार्टी ने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव दिया उसकी पजीराई होगी, क्योंकि नवाज लीग ने बिलखसूस पंजाब जीटी रोड में एक ऐसा बयानिया कायम करने में कामयाबी हासिल की है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासी कारकुनों की, प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासी लीडरों की बयानिए के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ अवामी एतबार से वो पजीराई हासिल नहीं कर पाएंगे जो मरियम नवाज कर पाई है। लेकिन सर आप नहीं समझते इस तरह आपस में जो है इतने तनाज़ात के बाद पार्टी पे कोई असर पड़ेगा, पार्टी टूट सकती है? बिकॉज शहबाज मेरा नहीं शरीफ ख्याल कि पार्टी टूट सकती है इस हवाले से कि अगर कोई उनका दड़ा बनता है शहबाज शरीफ का या हमजा शहबाज का, पार्टी फिर भी यानी मरियम नवाज के इर्द गिर्द घूमेगी। आपको मालूम है माजी में बेनजीर भुट्टो साहिबा एक क्रिज्मेटिक लीडर थी, पीपल्स पार्टी में कई ग्रुप्स बने, लेकिन क्रिज्मेटिक लीडर बेनजीर भुट्टो साहिबा ही थी। उनके भाई ने उनके साथ मुकाबला किया, उनके कजन्स भी उनके से अलग हो गए, लेकिन बिलाखिर पीपल्स पार्टी का नाम बेनजीर भुट्टो ही रहा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मरियम नवाज ही पीपल्स पार्टी यानी पीएमएलएन की बेनजीर भुट्टो साबित हो सकती हैं। बेनजीर भुट्टो साबित हो सकती हैं। अच्छा ये बताइए सर, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी। जिस तरह कि आप कह रहे हैं कि इनकी इस तरह आपस में क्लैशेस से पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप नहीं समझते कि जो पार्टी के जो मेंबरान हैं वो इस वक्त जो है मतलब डबल कशमकश का शिकार हैं कि शहबाज शरीफ चाहे वो भले से पार्टी में वो अहमियत नहीं रखते जो कि मरियम नवाज साहिबा रखती हैं, लेकिन मतलब एक इमेज तो है उनकी, जो भी है वो नवाज शरीफ साहब के भाई तो हैं, तो उस वजह से पार्टी के जो मेंबरान हैं वो कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे कि वो उन्हें ये रास्ता लेना चाहिए या ये रास्ता लेना चाहिए? देखिए, कंफ्यूजन एक हद तक तो हो सकती है, लेकिन मैं अब भी समझता हूं कि पीएमएलएन
नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वोट बैंक का नाम है। अगर इनके सामने इनके अंकल या भाई खड़े हो जाएंगे तो उनका सियासी फ्यूचर मखदूश है। और जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भी ये पता है कि मरियम नवाज अगर माइनस हो गई, अगर नवाज तो वो पीएमएलएन से माइनस हो जाएंगे, और शहबाज शरीफ में वो करिश्मा नहीं है कि उनके लिए वो वोट पुलर साबित हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पीएमएलएन ग्रुप या जो धड़ा मरियम नवाज उसकी नुमाइंदगी करेंगी, लीड करेंगी, उनका सियासी मुस्तकबिल तो है, यानी वो सिक्योर है। बाकी कोई भी ग्रुप, चाहे वो हमजा शहबाज हो, चाहे उनका बाप शहबाज शरीफ हो, उनके लिए आसान नहीं है कि वो खंबे को खड़ा करके नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है और उनके वोट दिलवाने में कामयाब हो सकते हैं। इसमें मेरी बिल्कुल क्लियरिटी है। ये बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा ये तज्जिया, लेकिन बहरहाल सियासत में करिश्मा जो है वो मैटर करता है, वोट बैंक मैटर करता है। नवाज शरीफ की जीटी रोड की सियासत 4 तक दहाइयों पर मुश्तमिल है। उन्होंने जो लिंक्स बनाए, जो फैमिलीज उनके साथ जुड़ गए हैं, जो इलेक्टेबल्स उनके साथ मिल गए हैं, वो 3 नस्ल से जुड़े हुए हैं, और वो मरियम नवाज उनको इनहेरिट करेगी। बाकी लोग जितने भी पीएमएलएन से, इस ग्रुप से अलग होने की कोशिश करेंगे, उनके लिए सियासी मुस्तकबिल उनका सिक्योर करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर ये बताइए कि देखिए, आपने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने मतलब एक अरसा लगा दिया, 3 दिहाइयों से जो है वो इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएमएलएन की बुनियाद उन्होंने खड़ी की है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी तो इतना ही साल हो गए इनके साथ, उनकी भी तो मेहनत है इस देखिए, पार्टी में। शहबाज शरीफ साहब बेसिकली सियासी लीडर नहीं है, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस तरह एक अच्छा ब्यूरोक्रेट है। लेकिन क्या वो आवाम के साथ उनका राब्ता है? नहीं है। क्या वो एक अवामी लीडर है? बिल्कुल नहीं है। उनका कभी भी आवाम के साथ इस तरह ना वो किसी फातिये पे जाते हैं, ना किसी वो अवामी फंक्शन में जाते हैं। वो एक ब्यूरोक्रेट की तरह उनका एक रवैया है। उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। तो ब्यूरोक्रेट कभी भी एक अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता। सियासतदान वो है जिनके लिंक्स हैं, जिनके अवाम में जुड़े हैं, जो अवाम के जज्बात, एहसासात, उनकी जबान बोलता हो। तो मैं नहीं समझता कि ब्यूरोक्रेट शहबाज शरीफ सियासतदान नवाज शरीफ का मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह मरियम नवाज ने साबित किया है कि उन्होंने एक अवाम की सतह पे अपने वोटर्स के साथ उनका एक लिंक बन गया है, एक अटैचमेंट बन गई है। और अब जो जिधर भी वो जाती है तो एक क्राउड इनके पीछे होता है। तो जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं नून लीग के, वो ज्यादा मरियम नवाज की तरफ उनका एक झुकाव है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस जगह में नवाज शहबाज शरीफ के लिए कोई ऐसी स्पेस मौजूद होगी कि वो एक अल्टरनेटिव लीडर के तौर पे सामने आ सकें। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, इस हवाले से हमें अपनी राय से जरूर आगाह करिएगा। जान अचकजई साहब और दुरेश शहवार को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।